Yes, students, very good morning to all of you. Yes, let's just wait for 1 or 2 minutes. More students are coming in, and then let us start. Yes, now most of us are here. So good morning again to the newly joined students. If you can see the topic name which I have put today, it is units and measurement. है ना? कल जहाँ पे हम लोग रुके थे एंड में, दैट वाज द प्रीफिक्सेस, डेका, हेक्टो, किलो, ये सब प्रीफिक्सेस हम देख रहे थे. तो देन ऑन द ग्रुप आई हैव अपलोडेड वन डॉक्यूमेंट. The document is from the NCERT book. It's the appendix of the NCERT book. और उसके अंदर आपको मिलते हैं ये सब prefixes और भी कुछ. Right? So I had given a small homework. Let me just open that document here also. I'll unshare the white screen and share the document. Yes, students. Screen दिख रहा है सबको? Greek alphabet वाला screen दिख पा रहा है? Yes. Yes. So this is the document I shared. है ना? तो एक बार देख लेते हैं हम. कुछ प्रोनाउंसिएशन में किसी को प्रॉब्लम अगर होगा तो जो मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं वो वाले. अच्छा, यहाँ पे दो दो अल्फा के दो दो सिंबल क्यों है, सबको पता है? क्यों अल्फा के दो सिंबल है? क्यों अल्फा के दो सिंबल्स है? कैपिटल ए भी है और एक और है. दो सिंबल कैसे है? सोचा किसी ने अल्फा के दो सिंबल क्यों है? हर एक के दो दो सिंबल्स है. देखो, हर ग्रीक अल्फाबेट के दो दो सिंबल्स है. ओके. नहीं, क्वांटिटी बड़ी या छोटी पे नहीं है वो. बट यस, इट इज समथिंग लाइक आवर इंग्लिश का कैपिटल एंड स्मॉल. ओके. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि छोटा लेटर छोटे क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं. वो सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है. वो चैप्टर बाय चैप्टर जैसे आएगा तो हम समझेंगे. बट यस, वन कैपिटल लेटर वन स्मॉल लेटर, बस वैरायटी बनने के लिए. इंग्लिश में भी नहीं क्या, इंग्लिश में भी एबीसीडी यू हैव कैपिटल एंड एबीसीडी यू हैव लर्न स्मॉल. राइट. तो थोड़ी वैरायटी बढ़ जाएगी. अल्फाबेट्स में आपको अगर 26 अल्फाबेट है तो 26 कैपिटल 26 स्मॉल, तो 52 सिंबल्स बन जाएंगे. तो आप ज्यादा क्वांटिटीज को अलग अलग सिंबल भी दे पाएंगे. ये अपने लिए फायदा हो जाता है. राइट. यस. डू बोथ ऑफ देम वी हैव टू लर्न. यस, एक्चुअली ये पूरा टेबल का हर चीज अपन यूज नहीं करते. जैसे मैं बताता हूँ, अल्फा बीटा गामा हम हमेशा स्मॉल ही यूज करते हैं. देखो, ये मैं आपको जो हाईलाइट करके दे रहा हूँ ना, ज्यादातर हमें ग्रीक के स्मॉल सिंबल्स ही यूज करने, ज्यादातर. ठीक है. कैपिटल के बहुत कम यूज करते हैं. कैपिटल के बहुत 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 कम यूज करते हैं. है ना? तो वो जहां यूज करते हैं मैं बता दूंगा. ओके. जैसे कैपिटल में कौन सा यूज करते हैं? जो डेल्टा सिंबल है, आपको दिख रहा है कैपिटल में डेल्टा का सिंबल.
तो कैपिटल के डेल्टा का सिंबल आपके ट्रायंगल का सिंबल है, राइट? ट्रायंगल एबीसी वगैरह देते हो, वो एक कैपिटल डेल्टा है ना? वैसे ही फिजिक्स में चेंज के लिए हम डेल्टा, कैपिटल डेल्टा सिंबल यूज करेंगे, राइट? ये सिग्मा का भी सिंबल, वेरी गुड, सिग्मा का सिंबल आपको पता था? सिग्मा का सिंबल एडिशन के लिए, समेशन के लिए यूज करते हैं। यस, कैपिटल सिग्मा का, वेरी गुड। ओमेगा भी जो कैपिटल है, किस चीज के लिए यूज करे थे आपने? बताओ, ओमेगा कैपिटल किस चीज के लिए यूज करा था? यस, ओहम्स, रेजिस्टेंस वाला ओहम का सिंबल था, तो परफेक्ट। ठीक है, तो ऐसे बहुत कम, ये तीन चार ही सिंबल्स है जो कैपिटल आप यूज करोगे। ज्यादातर आप स्मॉल यूज करोगे। स्मॉल में आप अल्फा भी यूज करते हो फिजिक्स में, बीटा भी यूज करते हो, गामा भी। मैं जानबूझ के प्रोनाउंसिएशन आपको समझना चाहिए इसलिए बोल रहा हूँ, ओके? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इप्सिलॉन, फिफ्थ वाला इज इप्सिलॉन। उसके बाद जीटा, जीटा ज्यादातर आप इंजीनियरिंग वाले आगे यूज करते हैं, अभी नहीं यूज करते हैं। ईटा यूज करेंगे हम फिजिक्स में। थीटा तो बहुत जगह फिजिक्स मैथ्स में यूज करेंगे। आयोटा भी मैथ्स में यूज करेंगे। कप्पा, कप्पा का यूज थोड़ा सा केमिस्ट्री में होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कप्पा आएगा। लैम्बडा पूरे फिजिक्स में आएगा। म्यू भी कई जगह फिजिक्स में आएगा। न्यू भी फिजिक्स में आएगा। आगे जाय है, जाय, जाय नहीं आएगा। जाय, ओमिक्रॉन नहीं आते हैं। पाई आता है बच्चों, पाई इज वेरी फेमस। पाई इज, यस, somebody said lambda फॉर वेवलेंथ है, बहुत सही। है ना? पाई तो सिंबल आपको पता है, सर्कल के लिए अपन रेशियो ऑफ सरकमफरेंस इज टू डायमीटर, जिससे उसका सरकमफरेंस 2 पाई आर वगैरह सब फॉर्मूला बनता है, एरिया पाई आर स्क्वायर। वो सब पाई जो है, ये भी एक ग्रीक का स्मॉल सिंबल है। रो आप यूज करते हो डेंसिटी के लिए, आर एच ओ इज रो, ओके, रो। देन छोटा सिग्मा आप केमिस्ट्री में बॉन्ड्स के लिए यूज करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में आप सिग्मा यूज करेंगे। टाउ, टाउ भी आप फिजिक्स में यूज करेंगे। उपसिलॉन का बहुत कम यूज होता है फिजिक्स में, एक ही फॉर्मूला में आता है उपसिलॉन। फाई भी एंगल के लिए यूज करते हैं स्टूडेंट, उसके दो नोटेशन है स्मॉल में, है ना? ज्यादातर उसमें जो पहला है, पहला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो वाला पहला यूज होता है, फाई, फाई। अगला काय है, ओके? चाय नहीं पढ़ना उसको। जो जो थर्ड लास्ट है ना, फाय के बाद का, इसका प्रोनाउंसिएशन काय है, ओके? काय। उसका एच काइंड ऑफ साइलेंट है, आप मान सकते हो, नहीं तो चाय पढ़ लेंगे हम उसको। अगले वाला में पी सिंबल साइलेंट है, तो फाय, काय, साय, ओके? फाय, काय, साय, तीनों आते हैं फिजिक्स में। फाय, काय, साय, साय केमिस्ट्री में भी आता है। और साय साइकोलॉजी के लिए है ना, मेडिकल स्टूडेंट्स आगे साइकोलॉजी के सिंबल का भी साय ही डिनोट करते हैं। तो फाय, काय, साय। एंड ओमेगा, ओमेगा भी आता है दोनों में, मैथ्स में और फिजिक्स में, दोनों में आता है। तो ये स्मॉल लेटर से हमको थोड़ा सा अगर फैमिलिटी रहेगा तो हेल्प होगी। म्यू सिंबल लुक्स लाइक माइक्रो, एब्सोल्युटली करेक्ट। म्यू का जो सिंबल है, म्यू का जो सिंबल है शरद, म्यू का सिंबल इज यूज्ड फॉर माइक्रो। माइक्रो दिखाने के लिए म्यू का सिंबल है, वही है, एग्जैक्टली वही है। जब हमने कल माइक्रो देखा था, तो माइक्रो का ये सिंबल म्यू का ही यूज होता है। करेक्ट, माइक्रो एक प्रीफिक्स है, उस माइक्रो प्रीफिक्स का सिंबल म्यू ही है। म्यू ही, स्मॉल म्यू ही यूज किया जाता है। करेक्ट। कुछ लोगों ने पाई की वैल्यू लिखी 22/7, 3.14। यस, दीज आर द अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ पाई, सो करेक्ट। यस, रजिया इज राइटिंग फोर्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला, k इंटू Q1 Q2/r² वेर k इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एब्सोल्युटली करेक्ट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसमें ये इप्सिलॉन आता है। ठीक है, इप्सिलॉन आता है। ये फॉर्मूला आप पढ़ने वाले हो 11th 12th में अभी, तो इसमें इप्सिलॉन आता है। ये जो पांचवा सिंबल है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा के बाद इप्सिलॉन जो सिंबल है, राइट? यू रीड इट एज इप्सिलॉन, इप्सिलॉन। जो लोग पहली बार सुन रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन याद रख लो, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इप्सिलॉन। ई से शुरू होता है, प्रोनाउंसिएशन भी ई से, इप्सिलॉन। एप्सिलॉन नहीं पढ़ते जनरली, इप्सिलॉन पढ़ते हैं, इप्सिलॉन, ओके? ठीक है। somebody was saying something about फाउंडेशन वगैरह, ऐसा कुछ किसी ने लिखा था। लेट मी रीड दैट कमेंट। शरीर सर, फाउंडेशन हमने नहीं किया तो कोई फर्क पड़ेगा क्या हमारे कॉन्सेप्ट्स में? अ, देखो, ओवरऑल तो फर्क टीचर पढ़ने नहीं देंगे आपको, अगर आप
सिंसियर अच्छे स्टूडेंट हो तो। इन द सेंस क्या होगा, फाउंडेशन अगर किसी ने किया है, इसका मतलब है कि उन्होंने थोड़ा आगे का ऑलरेडी थोड़ा पढ़ के रखा है, तो उनको उसका फायदा तो होगा। तो अब आपको उसका नुकसान नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपको क्या करना है, अगर किसी ने नहीं किया है तो आपको क्या करना है, आपको अभी ज्यादा अच्छी मेहनत तो करनी होगी। और अगर टीचर ने कुछ समझा दिया और बाकी लोगों को, फाउंडेशन वालों को या और किसी को जल्दी समझ गया, तो टीचर आगे बढ़ने लगेगा। तो तब आपको टीचर को रोकना है। जब तक आपको समझ में नहीं आता तब तक आपको आपने टीचर को बता के रोकना है, किसी भी सब्जेक्ट में हो, कि सर ये मुझे पहली बार में नहीं समझ आया सर, आप वापस प्लीज बताएंगे क्या, है ना, इसका कुछ होमवर्क है क्या, मैं कहाँ से पढूं, कहाँ से सॉल्व करूं, ये आपको पूछना है। ठीक है, टीचर आपको पूछेंगे समझ गया क्या। अगर आपने हाँ बोल दिया तो आगे बढ़ेंगे, आप चुपचाप भी रहेंगे तो कुछ लोगों ने हाँ बोल दिया तो हो सकता है कि टीचर आगे बढ़ जाए। तो आपको बस टीचर को बताना है, जब तक नहीं समझा है तो पूछ लेना है। इसलिए मैं कल बहुत अप्रिशिएट कर किया था कि नॉट अंडरस्टूड जो भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, तो दैट इज वेरी अप्रिशिएटेड, क्योंकि जब तक स्टूडेंट नहीं बताएंगे, समझ नहीं आएगा, तो टीचर तो आगे बढ़ेंगे, राइट। दैट्स द ओनली थिंग टू बी टेकन केयर। तो आप पे डिपेंड करता है, अगर आप आपकी समझने तक कोशिश करते रहते हो, टीचर की हेल्प लेते रहते हो, पूछते रहते हो, देन देन आपको कोई रोक नहीं सकता फुल अंडरस्टैंडिंग होने में और टॉप करने में। कोई नहीं रोक सकता। आप खुद सिंसियर हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता, है ना। पहले से कोई आपसे आगे भी पढ़ा हुआ है तो आप उसके बराबर में बिल्कुल आ सकते हो। यस। चलो, अब ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट था, कल जो मैंने पोस्ट कर दिया था उसमें दो दो एक्स्ट्रा सिंबल्स थे। दो दो एक्स्ट्रा सिंबल्स थे, लेकिन आई होप अभी आपको ये सबको याद आ गए होंगे, सबको याद आ गए होंगे, है ना। डेसी से लेके देखो, छोटा 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 हो रहा है, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एट्टो, राइट। और जेप्टो, योक्टो, ऐसा कुछ था ना आगे, वो अपन ने पोस्ट किया हुआ है। तो अपने एनसीईआरटी में 18 तक है, तो कम से कम 18 तक की पावर तक हमें याद रख लीजिए आप। हम्म, अ, कल ये डिस्कस करना बहुत अच्छा था, क्योंकि कल हम पावर्स पढ़ रहे थे, लॉज ऑफ इंडाइसेस ही पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स। तो हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ने बाद में मुझे पर्सनली मैसेज किया कि सर हमें लॉज ऑफ इंडाइसेस की थोड़ी और प्रैक्टिस करनी है ना। एक नहीं, कई स्टूडेंट्स ने मुझे से किया, तो उनको मैंने एक पीडीएफ फॉरवर्ड किया है, और किसी को चाहिए होगा तो मुझे मांग ले सकते हो। मैंने एक पीडीएफ फॉरवर्ड किया है, इट इज नथिंग बट कि स्कूल टाइम का एक चैप्टर है वो, टेक्स्ट बुक में का, वहीं पे लॉज लिखे हुए हैं, थोड़े क्वेश्चन सॉल्व्ड एग्जांपल है, थोड़े अनसॉल्व्ड एग्जांपल है। वही पार्ट मैंने सीबीएसई वाला फॉरवर्ड किया है। सीबीएसई हो, स्टेट हो, कोई भी यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप मांगोगे तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, थोड़ी आपको और प्रैक्टिस जिनको लगता है कि आपको जरूरत है, इसलिए बेसिक बेसिक, ठीक है। तो यहाँ इंडाइसेस को बोलते हैं एक्सपोनेंट्स, तो चैप्टर का नाम वहां पे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, ऐसा चैप्टर का आपको नाम दिखेगा। तो यहाँ पे देखो सब 10 के पावर्स है ना, पॉजिटिव पावर्स है और निगेटिव पावर्स है। पॉजिटिव पावर्स मतलब बड़ी बड़ी पावर है। बड़ी पावर का एक बार रिवीजन करते देखो, डेका, हेक्टो, किलो, तीन तीन के ग्रुप में, डेका, हेक्टो, किलो, डेका, हेक्टो, किलो। देन ये दोनों मेगा, गीगा, मेगा, गीगा, मेगा, गीगा, मेगा इज 10 पावर 6, गीगा इज 10 पावर 9। सबको याद होना चाहिए स्टूडेंट्स, सबको 100% याद हो जाना चाहिए। देन टेरा, पेटा, एक्सा, टेरा, पेटा, एक्सा, ठीक है। अब इसके आगे कुछ भी लग सकता है स्टूडेंट, जैसे किलो है, तो किलो किसको यूज कर सकते हैं, किलोमीटर को भी यूज कर सकते हैं, किलो लीटर को भी यूज कर सकते हैं, किलो सेकंड को भी यूज कर सकते हैं बोलने को, है ना। किलोग्राम को भी यूज कर सकते हैं, किलो और क्या आएगा, किलो एम्पियर, करंट रहा तो करंट एम्पियर, उसको भी, किलो ओहम भी। तो हर चीज के पीछे, हर जो यूनिट है, किलो न्यूटन भी कर सकते हैं, किलो जूल्स भी कर सकते हैं, किलो वॉट भी कर सकते हैं, यस, किलो कैलोरी भी कर सकते हैं, कुछ लोग स्टूडेंट्स बता रहे हैं, वेरी गुड। तो किलो जो है ना, ये सिर्फ प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब समझना, प्री मतलब पहले आने वाला, सफिक्स मतलब बाद में आने वाला, प्री मतलब पहले, प्री मतलब पहले, तो जो यूनिट के पहले लग जाता है उसको प्रीफिक्स कहते हैं। तो किलो हर चीज को लग सकता है, वैसे इसमें से हर चीज ना, मिली भी सबको लग सकता है, मिली वॉट, मिली जूल, मिली न्यूटन, मिली ग्राम, मिलीमीटर, है ना, वैसे सब। तो माइक्रोमीटर, माइक्रो न्यूटन, माइक्रो जूल,
माइक्रोवॉट, हर चीज को, नैनो भी सबको लग सकता है, ऐसे सब चीज है, ये सभी प्रीफिक्स है, सबके पीछे लग सकते हैं। ठीक है, इस पे सुंदर से क्वेश्चन बनेंगे। जय सर, जय विचारतोय सर, आम्ही कोणती बुक फॉलो करायची आहे आता स्टडी करताना? आता स्टडी करताना स्टुडंट्स तुम्ही फॉलो करायचं आहे जे तुमचं इम्पार्टस वरती बॅकपॅक आहे ते, त्याच्यावरती मी चॅप्टर बाय चॅप्टर अपलोड करत जाईल। जेव्हा मला वाटतं की तुम्ही या चॅप्टरसाठी एनसीईआरटी रेफर करायचं आहे, तेव्हा मी तो एनसीईआरटीतला तो चॅप्टर अपलोड करत जाईल। जेव्हा एच सी वर्मा बुक मध्ये मी काही होमवर्क दिला तर ती एच सी वर्मा बुक अपलोडेड असेल, तुम्ही ती डाउनलोड करून ठेवायची आहे आणि ती रेफर करायची। ठीक आहे, जास्तीत जास्त तुम्हाला ही 2 बुक्स रेफर करायची आहे। ठीक आहे, एच सी वर्माचं बुक मॅक्सिमल रेफर करायचं आहे आणि सुरुवात जेव्हा सोपी सोपी सुरुवात होते तर मी असा एनसीईआरटीचा पार्ट रेफर करत आहे। ओके, मी काही स्लाइड पण, पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन पण यूज करणार आहे, ते पण एनसीईआरटीच्या बुकवरती बेस्ड असणार आहे। ओके, पण एनसीईआरटी पुस्तक पूर्ण वाचायला आम्ही सजेस्ट नाही करत, कोणी पण जनरली, फिजिक्सला स्पेशली, बिकॉज त्यातलं इंग्लिश थोडंसं टफ आहे, वाचायला सोपं नाहीये। ठीक आहे, तर त्याच्याऐवजी कोणी स्टेट बोर्डचं पुस्तक रेफर केलं तरी आम्हाला काही हरकत नाहीये, कंटेंट तुम्हाला ऑलमोस्ट सेमच दिसणार आहे, थोडं पुढे मागे असेल, चॅप्टरमध्ये कोणती गोष्ट आधी कोणती गोष्ट नंतर दिलेली असेल, पण तुम्ही महाराष्ट्र स्टेट बोर्डचं पुस्तक पण रेफर केलं तरी चालेल। सुरुवातीला हे सिंपल पुस्तक रेफर करायचे, जेव्हा अजून टफ होमवर्क दिल्या जाईल तेव्हा ते पुस्तक तुम्हाला दिल्या जाईल। Right, it will be absolutely given to you, at least in the soft copy that will be given to you. Yes. Is NCERT useful for MHT CET? सध्या मी सांगितल्याप्रमाणे कंटेंट सेम आहे स्टुडंट्स मॅक्सिमली, त्याच्यामुळे तुम्ही रेफर करू शकता। आता ही जी गोष्ट आहे, सध्या जो आपण टेबल स्क्रीनवरती बघतोय, तुम्हाला काय वाटतं, हा टेबल एनसीईआरटी मध्ये आणि महाराष्ट्र मध्ये वेगळा असेल का? नहीं, ये दुनिया के यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, ये पूरी दुनिया में, आप इंडिया में ही नहीं, आप कोई दूसरे कंट्री में भी जाएंगे तो ये प्रीफिक्सेस यही है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, तो आप इंडिया की बुक यूज करते हो कि आप जापान की बुक यूज करते हो कि आप अमेरिका की बुक यूज करते हो, वैसे तो उससे भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो एनसीईआरटी और इसका क्या सवाल है, तो वैसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, फिजिक्स तो फिजिक्स है, आप कहीं पे भी देखो। लेकिन ऑब्वियस बात है कि अगर अपने खुद के स्टेट की, खुद के कंट्री की कोई बुक है तो हम पहले वो रेफर करते हैं। राइट, दैट इज द सिंपल रीजन। तो कोई एमएचटी सीईटी के लिए भी एनसीईआरटी रेफर कर रहा है तो एग्जैक्टली गलत नहीं होगा, आपका नुकसान नहीं होगा, लेकिन हाँ, ज्यादा स्पेसिफिक जो एग्जाम है उसमें उसी के बेस्ड पे ना, उसी एग्जाम, उसी टेक्स्ट बुक का थोड़ा फ्लेवर ज्यादा रहेगा, है ना। तो जिस फ्लेवर में बुक बनाई गई है उस फ्लेवर में एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप वैसा आएगा, तो वहां के पे वही रेफर करना ज्यादा अच्छा रहता है। तो एमएचटी सीईटी वाले ज्यादा महाराष्ट्र, अगर कोई आप में से है कि सर हमें एमएचटी सीईटी ही करना है, तो आपने ज्यादा महाराष्ट्र बोर्ड बुक रेफर करना चाहिए। और जो ज्यादा नीट और जेई के लिए फिक्स्ड है स्टूडेंट्स का, उन्होंने ज्यादा एनसीईआरटी रेफर करना चाहिए। ज्यादा बोल रहा हूं मैं, दूसरी बुक नहीं रेफर करना, ऐसा नहीं है, ज्यादा आपने वो रेफर करना है। एज अ टीचर मेरी जिम्मेदारी है, आप दोनों में से कोई भी बुक पढ़े, तीसरी भी कोई बुक पढ़े, उसमें की हर लाइन, हर वर्ड, जहां पे भी आपको कुछ नहीं समझ में आया तो वो समझा देना मेरी जिम्मेदारी है। कहीं कहीं पे बुक्स में कुछ गलतियां होती है, वो भी आपको बताना, आपने पूछने पे कि हाँ बेटा तेरा सही है, बुक का गलत है, कभी कभी ऐसा होगा। ज्यादा बार ऐसा होगा कि आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग सही नहीं हुआ, बुक का सही है, तो मुझे आपको समझा देना पड़ेगा कि बुक में क्या बताया है, कैसे बताया है करके। यस, सो अब ये चीज हो गई। अब आज हम आएंगे यूनिट्स के चैप्टर पे। मैंने हेडिंग दिया हुआ है, यूनिट्स का हेडिंग मैंने इसलिए दिया है कि कल का एक और होमवर्क था स्टूडेंट्स कांस्टेंट्स के बारे में, राइट, ये कांस्टेंट के बारे में। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट शायद आपको पता होगी, द वेरी फर्स्ट कांस्टेंट। हर एक को 5-5 कांस्टेंट मैंने एटलीस्ट याद करने का होमवर्क दिया था वैल्यूज के साथ। तो मुझे लगता है इसमें के पहले 3 कांस्टेंट सबको स्कूल लेवल में पता थे। यस और नो स्टूडेंट्स? स्पीड ऑफ लाइट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यस, पहले 3 पता थे। तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि पहले 3 मोस्ट स्टूडेंट सिलेक्ट करेंगे याद करने के लिए। उसमें भी स्पीड ऑफ लाइट ना इन्होंने जो दी है, उतना ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू की जरूरत नहीं है। आपने स्कूल में स्पीड ऑफ लाइट कैसे याद किया था स्टूडेंट्स, बताओ, क्या वैल्यू लिखी थी स्पीड ऑफ लाइट की?
यस यस यस, सुष्मिता हैज टाइप्ड इट 3 × 10⁸ बिल्कुल चलेगा, अभी भी आपने वही यूज किया, तो इतना 2.9979 कहीं पे एक्यूरेसी यूज करने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, फैक्ट है कि वो ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू है। आपको मैं उससे भी और ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू दे सकता हूं, अगर किसी को एब्सोल्युटली एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो आप नोट कर ले सकते हो। आई विल जस्ट गिव यू, एक मोबाइल नंबर के जैसा आप याद रख लो, लिख लो 299, लिखो जो मैं बोल रहा हूँ, स्पीड ऑफ लाइट c इज इक्वल टू 299, लिखो, कोई डेसिमल मत लिखो, अपने पास लिख लो 299, एक मोबाइल नंबर जैसा लिख लो। चलो मैं इस चैट बॉक्स में भी टाइप कर देता हूँ 299, उसके बाद अगले तीन याद करना, 792 458, है ना, इतना है मीटर पर सेकेंड में, 299 792 458 मीटर पर सेकेंड। ये बहुत एक्यूरेट मैंने दे दिया, जितना आपको बुक में अभी छाप के दिया है उससे भी ज्यादा एक्यूरेट मैंने आपको बोल दिया, राइट। बट अप्रोक्सीमेटली हम 3 × 10⁸ ही याद रखते हैं। ओके, अप्रोक्सीमेटली उतना भी आपके लिए काफी है। चलो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी आप 1.6 इतना ही याद रखते कई बार। अच्छा, आगे कैपिटल सी है, वो कैपिटल सी क्या है, कोई टाइप करेगा? कैपिटल सी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो यूनिट है, कैपिटल सी इज फॉर कूलम। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कूलम पता है आपको, याद है। अच्छा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की भी वैल्यू छोटी है, 10⁻11 में है। उसका यूनिट भी न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी। ये न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी कहाँ से आया रे? कोई फॉर्मूला पर से आया क्या? किसी को कोई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का कोई फॉर्मूला याद आ रहा है क्या? बताओ तो, बताओ तो, हमें रिवीजन करना जरूरी है ना। मैंने आपको पहले दिन के होमवर्क में दिया था कि फॉर्मूला लिख के आना है आपको, तो आपने किया? यस, देखो सबसे पहले नीलकंठ ने फॉर्मूला वो लिखा, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, लेकिन प्रणव नीलकंठ, सॉरी, प्रणव के फॉर्मूले में रजिया ने सही लिखा है फॉर्मूला, प्रतीक शर्वरी ने सही लिखा है, आर्या ने सही लिखा है। यस यस, और उसी को रीअरेंज करके नटराज पाटिल ने भी लिखा है। यस यस, वेरी गुड स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे। जिनको नहीं याद आ रहा है वो व्हाइट बोर्ड पे देखेंगे, अभी मैंने व्हाइट बोर्ड लिया है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला था जी इंटू पहला मास इंटू दूसरा मास डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो हर एक का यूनिट में साइड में लिखूंगा स्टूडेंट्स, रेड कलर में या ग्रीन कलर में लिख लेते हैं। देखो, फोर्स का यूनिट क्या होता है? फोर्स का यूनिट इज न्यूटन, कैपिटल एन में उसका यूनिट है। आर इज अ डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो आर का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। मास का यूनिट, पहले मास का यूनिट भी केजी, दूसरे मास का यूनिट भी केजी। देयरफॉर यूनिट ऑफ जी, यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये मेरे ख्याल से 9th स्टैंडर्ड में होगा आपको, ये जहां तक मुझे याद आ रहा है ये 9th स्टैंडर्ड में आपको था। देखो, तो एफ और आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट्स, एफ और आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी का स्क्वायर। समझ रहे हो, डिवाइडेड बाय केजी का स्क्वायर। इसी को अब डिवाइडेड बाय केजी का स्क्वायर है तो आपको लॉज ऑफ इंडाइसिस पता है, कोई डिनोमिनेटर में आता है तो उसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो पावर निगेटिव लिखेंगे। तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू केजी की पावर क्या लिखेंगे? केजी रेस टू क्या लिखूं मैं, बताओ? केजी रेस टू क्या लिखो? -2। वेरी गुड, नीचे 2 है तो ऊपर में केजी रेस टू माइन। ये सबको समझना है स्टूडेंट्स, है ना। आगे जाके अपने स्टैंडर्ड बुक्स में ऐसे ही लिखेंगे, आप पावर्स में ही लिखेंगे, पॉजिटिव पावर हो या निगेटिव पावर हो, आप यूनिट को ऐसे ही लिखने। अच्छा, वैल्यू क्या थी? वैल्यू क्या थी? जी की वैल्यू थी, therefore g इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट, अगर हम याद रखें तो 6.6, है ना।
ज्यादा एक्यूरेट में 6.673 ऐसा कुछ है आगे, है ना, 6.673 है। मैं अगर एक ही डेसिमल तक या 2 डेसिमल तक ज्यादा से ज्यादा आपको बुक में थी, इंटू 10⁻11। जब मैं अप्रोक्सीमेट, दिस इज अ सिंबल ऑफ अप्रोक्सीमेट, ओके। ये जो मैंने, दिस इज, ये जो सिंबल होता है मैथ्स में सबको पता है, दिस इज अ सिंबल ऑफ इक्वल टू, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन इक्वल टू, उसको ही थोड़ा वेवी कर दो, थोड़ा तिरछा कर दो ऐसे, है ना, जैसे झंडा लहराता है मान लो, ऐसे टाइप का ना, ऐसा थोड़ा वेवी कर दो, तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा लहराता हुआ इक्वल टू बन जाता है, तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, नॉट एग्जैक्टली। जब सिर्फ इक्वल टू बोलते हैं दैट मीन्स इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू जनरल, लेकिन मैथ्स में कई चीजें हम एग्जैक्टली इक्वल टू नहीं लिखेंगे, मैथ्स में फिजिक्स में अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लिखेंगे, फिजिक्स में स्पेशली, मैथ्स में एग्जैक्ट लिखते हैं कई बार, फिजिक्स में स्पेशली अप्रोक्सीमेट वैल्यू से भी काम चल जाएगा। रजिया पूछ रही है वन, बता रही है 1 AMU मीन्स, यू आर आस्किंग, ओके ओके ओके। रजिया के क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि उसमें आगे आ रहा है, मैं बताता था तब, AMU का लॉन्ग फॉर्म मैं बता रहा हूँ, और डेफिनेशन आप केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में पढ़ेंगे। AMU is atomic mass unit. Yes, AMU is atomic mass unit. Yes, yes. चलो ये जी तक आ गए स्टूडेंट्स, यहाँ तक सबको क्लियर है? ये लिख लेना है, जिनको जी का यूनिट याद नहीं था, वैल्यू यूनिट के साथ याद नहीं थी, उन्होंने ये फॉर्मूला जो ब्लू कलर में फॉर्मूला है और ये है, लिख लेना है, ठीक है, लिख लेना है ये आपको। जनरली कुछ दिनों में स्टूडेंट्स आपकी बैच जो है वो छोटे छोटे बैच में ट्रांसफर की जाएगी, है ना, छोटे छोटे बैचेस में, पहले हो सकता है 50 स्टूडेंट्स के बैच में, फिर उससे भी कम 20-25 स्टूडेंट्स के बैच में भी होगी। तब आपका होमवर्क इवन टीचर पर्सनली चेक करेगा। अगर ऑफलाइन में आते हो आप अकेडमी में, तब तक लॉकडाउन खुल जाता है तो अच्छी बात है, अगर लॉकडाउन रहता भी है तो भी आपको बोला जाएगा कि आप फोटो खींच के आपके नोट्स की आपको भेजना है। तो आप ऐसा मत समझो कि आपकी नोट्स चेक नहीं होने वाली, नोट्स चेक नहीं होने, वो सब आपको बताया जाएगा। बैचेस कैसे बनेगी उसकी आपको अभी चिंता नहीं करना है। पहले तो नीट और इंजीनियरिंग वाले से, मेडिकल इंजीनियरिंग वाले सेपरेट होंगे नेचुरली, और थोड़े टाइम में, और उसके बाद उसमें भी और बैचेस होगी, किस बेसिस पे होगी आपको बताया जाएगा हमेशा। कभी कभी आगे आगे टेस्ट के बेसिस पे भी होता है, ओके, ये भी आपको जानना है। एक ही बेसिस में आपको बताता हूँ, आगे मेरिट बेसिस पे जो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको अलग से, जो कम परफॉर्म करेंगे उनकी एक अलग बैच रहेगी, तो उनको फिर से ज्यादा पढ़ाया जाएगा, थोड़ा स्लो पढ़ाया जाएगा, पहले का रिवाइज कराया जाएगा, है ना, और जिनको अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं तो फिर आगे का उनको पढ़ाया जाएगा। बाकी स्टूडेंट्स को थोड़ा एक्स्ट्रा लेक्चर्स, थोड़ा स्लो, थोड़ा रिपीट ऐसा करके पढ़ाया जाता है। ये सब आगे होगा, जैसे जैसे अपने और चैप्टर्स खत्म होते जाएंगे तब ये होगा। तो ना तब आपका स्ट्रिक्टर चेकिंग होगा, स्पेशली अगर आपको मार्क्स कम मिल रहे हैं तो आपका बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होगा। अभी आपको मैं होमवर्क चेकिंग को 100 स्टूडेंट्स का एक साथ, थोड़ा कम प्रैक्टिकल है, इट्स नॉट सो मच पॉसिबल, लेकिन आपने नोट्स बनानी है। अगर मुझे पता चलता है किसी दिन कि मैंने 100 में से 5-6 स्टूडेंट्स का नाम सिलेक्ट करके, मैं उनको पर्सनल मैसेज या ग्रुप पे भी मैसेज टाइप किया जाएगा कि ये 6 स्टूडेंट्स की नोट्स आप फोटो खींच के भेजिए, तो वो हमें मिल जानी चाहिए उसी दिन आपकी नोट्स, ये नोट्स में ये चीजें होनी चाहिए, जो होमवर्क दिया है वो होना चाहिए, जो क्लास में लिखा गया है बोर्ड पे वो आपके नोट्स में होना चाहिए। चलो इतना लिख चुके हैं, तो मैं वापस से आ रहा हूँ उस पीडीएफ पे, अपेंडिक्स वाले पीडीएफ पे आते हैं। कोई और यूनिट्स की बात करते, किसी को कुछ पूछना होगा उस पे, देखो प्लैंक्स कांस्टेंट आएगा फिजिक्स में, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी फिजिक्स में आएगा, और एवोगैड्रो नंबर जानते थे स्टूडेंट्स? एवोगैड्रो नंबर सब जानते थे, मोल कॉन्सेप्ट, मोल था पढ़ा हुआ साइंस में। यस, तो ये भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप याद कर लोगे। 10⁻23 अभी तक के कांस्टेंट में सबसे बड़ा है स्टूडेंट्स एवोगैड्रो, देखना ऊपर के सब कांस्टेंट में। अच्छा, अभी जो स्क्रीन पे सब कांस्टेंट्स है उसमें सबसे बड़ा है एवोगैड्रो नंबर कांस्टेंट, न्यूमेरिकल वैल्यू
यूनिट तो सबका अलग अलग है। न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे बड़ी एवोगैड्रो नंबर की है। कोई बताएगा मुझे सबसे छोटा कौन सा कांस्टेंट है अभी बोर्ड पे? सबसे छोटी न्यूमेरिकल वैल्यू किस कांस्टेंट की है? वेरी गुड वेरी गुड, प्लैंक्स कांस्टेंट की सबसे छोटी है ना? 10 निगेटिव पावर में -34, मतलब इतना छोटा है वो, 0.0000000000000 ऐसे 34 बार आने के 34वीं बार 6 आएगा, उसके पहले 33 बार जीरो ही आएगा, है ना? समझ रहे हो सब लोग ना? तो इतने सारे डेसिमल्स उसमें, 0.000000000000033 बार, एंड फिर 6626, इतनी उसकी जूल सेकेंड में वैल्यू है। तो इतना छोटा नंबर है, सबसे छोटा है अभी तक के इसमें। आगे देखते हैं और छोटा बड़ा मिलता है क्या। देन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर, ये बहुत फेमस है, ये भी आपको आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में आएगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता था क्या रे किसी को? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मेरे ख्याल से आपने याद कर लेना चाहिए। मेरा सजेशन है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन याद किया, वैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी याद करना चाहिए। ये भी बहुत छोटा है ना? प्लैंक कांस्टेंट का नंबर उससे भी छोटा है, लेकिन ये भी 10 टू द पावर -31, 10 टू द पावर में है, 9.1, अप्रोक्स 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 चलेगा। अच्छा, इसके बाद मास ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन ना, थोड़ा सा नहीं याद रखेंगे तो भी चलेगा मेरे हिसाब से, ठीक है? थोड़ा फर्क है उसमें, लेकिन आपको ध्यान है प्रोटॉन का मास कितने गुना है? प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में कितने गुना है, ये आपको स्कूल में था, याद आ रहा है क्या? हाउ मेनी टाइम्स? नहीं, 4000 नहीं। प्रोटॉन का मास ये इलेक्ट्रॉन के मास के कितने गुना है अप्रोक्सीमेटली? यस, 1800 गुना से ज्यादा, 1800 गुना के ज्यादा। इलेक्ट्रॉन के मास को 1836 गुना, 1836 के करीब या 1850 के करीब से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास ज्यादा है स्टूडेंट्स, ओके? प्रोटॉन का मास ज्यादा है। और थोड़ा सा बड़ा, प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा न्यूट्रॉन का मास है, ठीक है? भले एग्जैक्ट वैल्यू आप याद ना रखो, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन आपका होना चाहिए कि प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा ज्यादा न्यूट्रॉन का मास है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना? तीनों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के मास का कंपैरिजन पूछ सकते हैं। तो सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन का मास, उससे बहुत बड़ा प्रोटॉन का मास, और उससे थोड़ा सा बड़ा न्यूट्रॉन का मास। चलो, इलेक्ट्रॉन के बारे में वापस, इलेक्ट्रॉन का चार्ज याद किया, मास याद किया, उनका रेशो भी आप याद कर सकते हैं स्टूडेंट्स। चार्ज कूलम में होता, मास केजी में होता, रेशो विल बी इन कूलम पर केजी। 2 डेसिमल तक याद रखो, 1.76 याद रख लो, राउंड अप करके 1.76 याद कर सकते हो। 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी, कूलम पर केजी। अच्छा, अच्छा, फैराडेस कांस्टेंट सुना था किसी ने? फैराडे का कांस्टेंट आएगा इलेक्ट्रिसिटी में फिर से। फैराडेस कांस्टेंट सुना था क्या? कुछ लोगों ने सुना था। उसकी वैल्यू 96,500 भी अप्रोक्सीमेटली आप याद रख सकते हो। 96,480 दिया उन्होंने, आप 10 टू द पावर 4 के जीरोस ऐड कर दो, तो फैराडेस कांस्टेंट की वैल्यू 96,500 करीब करीब। यूनिट ध्यान रखना है आपको, चार्ज के यूनिट जैसा है शुरू में कूलम, बट पर मोल है, पर मोल है। राइटबर्ग कांस्टेंट का सिंबल भी आर है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का सिंबल भी आर है, ध्यान रखना। इसमें से गैस कांस्टेंट ज्यादा फेमस है, ओके? गैस कांस्टेंट की ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो वो हम आएंगे। बोहर रेडियस, रेडियस है तो मीटर में रहेगी, ये भी बात आप समझते हो। स्टीफन बोल्ट्जमैन, ये सब आएंगे फिजिक्स में। वेन्स कांस्टेंट, ये सब आएगा, यू नो। परमिटिविटी आएगा, परमिएबिलिटी आएगा। परमिटिविटी इलेक्ट्रिसिटी में आता है, परमिएबिलिटी मैग्नेटिज्म में आता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी के जो 2 कांस्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी आपके याद नहीं हुए तो कोई बात नहीं है, नहीं याद किए तो भी कोई बात नहीं है, बाद में आपको याद हो जाएंगे। चलो, एक बार मैं व्हाइट बोर्ड पे आता हूँ, एक बार रिवाइज करते हैं। 5 कांस्टेंट किसी ने याद किए हैं क्या? 5 कांस्टेंट किसी ने याद किए हैं क्या? लेट अस सी। सबसे पहला कांस्टेंट क्या याद करा है अपन ने? सबसे पहला कांस्टेंट टेबल में क्या था? क्या था? स्पीड ऑफ लाइट, राइट? स्मॉल सी, देयर इज स्पीड ऑफ लाइट। इसका अप्रोक्सीमेट 3 × 10⁸ ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वेरी गुड, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बोलना जरूरी है, बाकी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट बदलेगी। दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दैट इज सी।
ठीक है, दूसरा हमने क्या याद किया? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्मॉल ई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इन कूलम्ब। वेरी गुड, ये सेकेंड था। थर्ड वाला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट याद किया, अप्रोक्सीमेटली 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना था? माइनस माइनस 10 टू द पावर -11। वेरी गुड। यूनिट क्या बन रहा था? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर, सो केजी रेज टू -2 ये बन रहा था। अच्छा, इसमें एक मैं आपको याद दिला दूं, ये जो 6.67 है, इसको अप्रोक्सीमेशन जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आप 20/3 कर सकते हो। 20/3 भी अप्रोक्सीमेटली 6.67 ही आता है, तो आपको आसान हो जाएगा, है ना। 6 है ना, ऐसे डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन करना आसान नहीं होता है, लेकिन ना रेशो में आप कई बार मल्टीप्लिकेशन आसानी से कर सकते हो। तो ये आपको एक शॉर्टकट मैंने अभी बता दिया, 20/3। ठीक है, बहुत अच्छा। अभी और इसके बाद हमने क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लैंक्स कांस्टेंट सबने याद नहीं किया होगा, आगे याद कर लेना, कोई बात नहीं है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद कर लेते हैं स्टूडेंट्स, अप्रोक्सीमेटली 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। अरे हाँ, एवोगैड्रो नंबर भी बीच में आया था। एवोगैड्रो नंबर को एन, कैपिटल एन, कभी कभी नीचे ए देते हैं एवोगैड्रो नंबर। इसकी वैल्यू क्या है? 6.023 इंटू या 022, कभी कभी बुक्स में 022, कभी कभी 023 है, फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों चलेगा, अलग अलग बुक्स में वो है। पावर में आपको चेंज नहीं होना चाहिए, पावर 23 है। इसका यूनिट किसने याद किया था? क्या इसको भी यूनिट था स्टूडेंट्स? देखते हैं किसने याद किया था, देखते किसने याद किया था। नहीं, किसी ने ध्यान नहीं दिया था शायद, कोई यूनिट इसका नहीं बता पा रहा है। ओहो, ये यूनिट पे ध्यान रखना स्टूडेंट, स्टार करके रखता हूं मैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ हाँ दिया था ध्यान, ठीक है, ओके ओके ओके, कुछ लोग दे रहे, यूनिट पे ध्यान था आपका, फाइन। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ लाइन चली गई है, तो स्क्रीन आपकी फ्रीज हो गई है, तो अब मैं जो लिख रहा हूँ आपको दिख नहीं रहा है, मैं जो लिख रहा हूँ आपको दिख नहीं रहा है। सैड स्टोरी। पर मोल आपने लिखा था, मुझे वो आपका भी दिख नहीं रहा था। पर मोल बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स, पर मोल, मोल रेज टू -1, MOL फॉर मोल रेज्ड टू -1, MOL पर मोल रेज्ड टू -1, यस। अच्छा, इसके बाद चलो, ये 5 कांस्टेंट हो गए, अभी के लिए रुकते हैं, स्क्रीन आने के बाद हम उस पर रिटर्न आएंगे। अच्छा, अभी स्क्रीन नहीं है तो मैं क्या करूंगा आपको पता है, स्क्रीन नहीं है तब तक मैं कुछ ना कुछ तो ऑडियो और चैट बॉक्स का मैं इस्तेमाल करूंगा। अच्छा, ये जो डेका डेसी वाला सब था, उस पे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, तब तक लाइन भी आ गई देखो। तो चलो कांस्टेंट पे कंटिन्यू कर लेते हैं, लाइन आ गई है बैक। तो इंटरनेट कनेक्शन काम करेगा इन अ मिनट और सो, काम करना चालू कर दिया। अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा है स्टूडेंट्स, पर मोल जो मैंने लिखा हुआ है दिख रहा है वैल्यू के साथ? यस, पर मोल लिखा हुआ दिख रहा है, स्क्रीन आ गई है वापस, गुड। तो एवोगैड्रो नंबर और ये। अच्छा, अगला कांस्टेंट इलेक्ट्रॉन का E/m रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज और मास का आप रेशियो ले लेंगे, तो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11, इंटू 10 टू द पावर 11। यूनिट क्या होगा? यूनिट होगा कूलम्ब पर केजी, गुड, कूलम पर केजी, पर मतलब रेज टू -1 है, तो कूलम इंटू केजी रेज टू -1 पढ़ेंगे, कूलम पर केजी, उसको पढ़ेंगे कूलम पर केजी। चलो 6 कांस्टेंट हो गए। और एक फैराडेस कांस्टेंट, कुछ लोग बोले कि याद था, आपको पता था, तो मैं वो भी लिख रहा हूँ, फैराडेस कांस्टेंट, फैराडेस कांस्टेंट, फैराडेस कांस्टेंट था कैपिटल एफ, कैपिटल एफ की अप्रॉक्स वैल्यू मैं आपको याद करा रहा हूँ, 96,500 असं लक्षात ठेवू शकता, 96,500, 1 लाख से थोड़ा कम है, 1 लाख से थोड़ा कम नंबर है उसका, है ना। हिंदी मराठी में आप याद कर सकते हो, 96,000, 96,500, मराठीमध्ये 96,500, 96,500 अंदाजे वैल्यू फैराडेची। यूनिट, यूनिट लिखो स्टूडेंट्स, यूनिट के बिना कंप्लीट नहीं होता है, ये भी यूनिट कम लोगों को याद होगा। क्या यूनिट है? यस,
ये चार्ज होता है, फैराडेज कांस्टेंट जो होता है ना, चार्ज होता है, तो कूलम में आता है, तो कूलम में आता है, कूलम पर मोल। अच्छा, मैं आपको थोड़ा मैजिक बता देता हूँ स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आपको मैं मैजिक बता देता हूँ कि ये वैल्यू आपकी कहाँ से आएगी। ये वैल्यू आपकी, आपने याद करी हुई कुछ वैल्यूज को ही मल्टीप्लाई करके आएगी। ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एवोगैड्रो नंबर करके आएगा। देखना स्टूडेंट्स, फैराडेज कांस्टेंट, फैराडेज कांस्टेंट जो है आपका, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एवोगैड्रो नंबर कैलकुलेशन करके आप देख सकते हो, आ जाएगा। ओके, क्योंकि फैराडेज कांस्टेंट इज नथिंग बट चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। उसकी डेफिनेशन है, फैराडेज कांस्टेंट इज चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। ओके, बताता हूं। यस तन्वी, तन्वी आई विल एक्सप्लेन ऑन द नेक्स्ट पेज। ठीक है, ये जो E है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, -19 कूलम। दिस इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ऑफ या तो ऑन लिख सकते हो, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो तन्वी, अगर मैं सवाल पूछूं, क्वेश्चन में पूछूं कि व्हाट विल बी चार्ज ऑन, व्हाट विल बी चार्ज ऑन 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो तन्वी तुम किससे मल्टीप्लाई करोगे ऊपर की वैल्यू को? आंसर क्या दोगे इसका, किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, बाकी स्टूडेंट्स बता रहे हैं। एग्रीड ना तन्वी? तन्वी का भी जवाब मुझे चाहिए। She has asked the question, yes, है ना? तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो 3 इलेक्ट्रॉन का पूछा, तो क्या आ जाएगा? 3 टाइम्स E, है ना? 3 टाइम्स E मतलब 3 × E। यस यस यस, प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन, तो एक्चुअली दिस इज मैग्नीट्यूड। वेरी करेक्ट पॉइंट। कोई तो भी बोल रहा था, रंजीत ने बताया कि सर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव होना चाहिए, ऐसा सोचना, क्योंकि प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है। तो ये यहाँ पे मैग्नीट्यूड है। ओके, मैग्नीट्यूड मतलब साइन लेने की जरूरत नहीं है, प्लस या माइनस, सिर्फ मैग्नीट्यूड की वैल्यू है। एग्जैक्ट आप साइन के साथ लेंगे तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव आना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज दिस मच। तो 3 टाइम्स करेंगे तो 3 टाइम्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होगा। ओके, तो ये आंसर क्या आएगा, देख लेना, 4.8 इंटू 10⁻⁻19 आएगा। राइट, ये आया। साक्षी भोपकर, पॉजिटिव चार्ज काय म्हणतेस? चार्ज पॉजिटिव भी होता है स्टूडेंट्स, निगेटिव भी होता है। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है। लेकिन यहाँ मैग्नीट्यूड बोला है तो आपको निगेटिव नहीं लेना है। जब मैग्नीट्यूड बोलेंगे ना, तो मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ली जाती है। भले इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव है, बट उसका जैसे कि आपको पता है ना, माइनस, सपोज कोई नंबर है -4, तो -4 का मैग्नीट्यूड होगा +4। मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर होगा मैग्नीट्यूड। ठीक है, यस। चलो, तो आप ये पूरा पेज लिख लोगे थोड़ी देर बाद, ये मैंने तन्वी को एक्सप्लेन करने के लिए किया, लेकिन सब लोग इस पर से लिख लोगे थोड़ी देर बाद। मैं 3 क्वेश्चन से समझा दूंगा आपको। अगर आपको पूछा चार्ज ऑन 1 डजन इलेक्ट्रॉन्स, 1 डजन इलेक्ट्रॉन्स, तो कोई सिंबल में बताएगा कितना चार्ज होगा? सिंबल में बताओ। वेरी गुड वरुण, बहुत अच्छे, वरुण का फास्टेस्ट आंसर आया। यस, 1 डजन, डजन इज 12, तो आंसर होगा 12E, 12E। बहुत अच्छे, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना? 12 × E, इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा 12 × 1.6 इंटू 10⁻⁻, अच्छा पिछले का यूनिट भी कूलम था। ओके, तो यूनिट लिखना जरूरी है, लास्ट स्टेप में तो आपको यूनिट लिखना जरूरी है, बीच में नहीं लिखोगे तो चलेगा, लास्ट स्टेप में लिखना जरूरी है। ठीक है, 12 × 16 का कैलकुलेशन आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स, 192 हो जाएगा। 19 तो 19.2 आ जाएगा, करेक्ट, 19.2 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, यूनिट फिर से लिखना है आपको, कूलम। चलो, अब लास्ट क्वेश्चन से तन्वी के सवाल का जवाब आ जाएगा। चार्ज ऑन, चार्ज ऑन
1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आंसर इज, आंसर में नहीं 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 नहीं, कुछ लोगों का आंसर गलत है। 6.022 ई नहीं होगा स्टूडेंट, 6.022 ई नहीं होगा। किसका आंसर सही मैं बोल रहा हूँ? प्रणव कदम का आंसर सही है, प्रथमेश मदने का आंसर सही है, उसके पहले प्रणव नीलकंठ कदम का पहला आंसर सही था। प्रणव नीलकंठ कदम का पहला आंसर 1 मोल ई सही था। तो आंसर देखो 1 मोल से मल्टीप्लाई होगा। 1 जैसे 1 डजन एक नंबर है, वैसे 1 मोल भी एक नंबर है। तो 1 मोल मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल ई की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स। अच्छा 1 मोल क्या होता है? 1 मोल होता है एवोगैड्रोस नंबर। तो एवोगैड्रोस नंबर Na इंटू ई होगा। ठीक है, तन्वी को शायद अब समझ आया होगा कि मैं क्या पूछूं। तो इसी को 1 फैरेडे बोलते हैं, इसी को 1 फैरेडे बोलते हैं। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम स्टूडेंट्स, देखना। आप सबको स्क्रीन पे मैं अब कैलकुलेटर दिखाता हूँ ना। तन्वी अंडरस्टूड इट, तन्वी अंडरस्टूड। अब मैं आपको कैलकुलेटर से दिखाता हूँ अंदाज कैसे आ रहा है। एवरीबडी विल बी एबल टू सी द कैलकुलेटर ऑल्सो आई बिलीव नाउ। एक मिनट, मैं एंटायर स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ। on this entire screen sharing, let us have what is called as scientific calculator। ठीक है, अब देखो एवोगैड्रो नंबर को मैं पहले ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, सबको याद होगा अंदर से 6.022 या 23 इंटू 10⁻23। देखो लिखा हुआ है अच्छे से, ब्रैकेट को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। मल्टीप्लाइड बाय दूसरे ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19। दिख रहा है सबको स्टूडेंट्स? यस, आर यू हैप्पी विद दिस स्क्रीन? आपको जो दिख रहा है, इफ यू आर हैप्पी टाइप यस हैप्पी, हैप्पी टाइप करो एक, कुछ लोग तो भी टाइप हैप्पी। ओके फाइन, चलो, क्योंकि कभी कभी स्क्रीन शेयरिंग वर्क नहीं कर सकता। अभी दिख रहा है सबको? गुड गुड गुड, नाइस। तो अब आप समझ गए, Na फर्स्ट ब्रैकेट इज एवोगैड्रोस नंबर, है ना, इनटू सेकंड ब्रैकेट इज चार्ज। मतलब ये पूरा मल्टीप्लिकेशन का आंसर मुझे क्या देगा कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है देगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज है देगा। इस चार्ज की वैल्यू को ही फैराडेस कांस्टेंट कहा गया है। इस चार्ज की वैल्यू को ही, तो हमें जो आंसर मिलने वाला है ये फैराडेस कांस्टेंट का आंसर मिलने वाला है। देखो अप्रोक्सीमेटली 96,500 आया कि नहीं, 96,500 के आसपास आया कि नहीं, है ना। अप्रोक्सीमेटली है स्टूडेंट्स, ओके, एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि मैंने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1.6 लिया ना, 1.602 ऐसे थोड़ा और एक्यूरेट लेते थे तो वो वैल्यूज आती थी। तो आपको दिख गया 96,000 समथिंग, 300 400 500 के आसपास आंसर है। सो कमिंग बैक टू आवर स्क्रीन, यस कमिंग बैक टू, रजिया 1 0 तूने एक्स्ट्रा दे दिया, रजिया 1 0 एक्स्ट्रा दे दिया, हाँ कम कर दे उसको। यस, तो इसका आंसर है 96,500। अप्रोक्स आंसर है 96,500 कूलम में आया आंसर। ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपके पास आया है, कूलम में आया हुआ है। हाँ, तो फैराडेस कांस्टेंट जो है वो यही वैल्यू है कूलम में, यही वैल्यू है कूलम में, लेकिन आप उसको साथ साथ यूनिट लिखोगे पर मोल। पर मोल क्यों लिखते हो मैं अगले पेज पे समझा देता हूँ, अगले पेज पे समझा देता हूँ, फिर आपको ये पेज लिखने को मैं टाइम दूंगा जिन्होंने नहीं लिखा है। अच्छा, आपको समझ रहा स्टूडेंट्स? एक बात, सपोज, सपोज ऑरेंजेस नहीं बनानास की बात कर लेते हैं, ओके, बनानास की बात कर लेते हैं। बनानास मान लो यू आर गेटिंग रुपीज, इंडियन रुपीज, इंडियन रुपीज 4 पर बनाना, पर बनाना। तो यही प्राइस को आप पर डजन में क्या लिखोगे बताओ? हाँ, स्क्रीनशॉट्स भी आप लोग ले सकते हो, दैट इज फैंटास्टिक। स्क्रीनशॉट, यस, ₹48 है ना। तो अब प्राइस क्या लिखोगे? आप आगे लिखोगे ₹48 पर डजन, पर डजन, ओके, पर डजन, पर डजन बनाना, डजन मतलब 12, तो पर डजन, है ना। तो इसी को हम लिखेंगे ₹48
48 पर डजन है, मतलब क्या, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डजन रेज्ड टू -1, डजन रेज्ड टू -1। यस, ₹48 पर डजन, ये ना, ये बनाना स्केल। वैसे ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको किसी ने पूछा, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू कूलम में दे देंगे आप, है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, दिस आई कैन राइट पर इलेक्ट्रॉन, लिखते समय पर इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। लेकिन इसी को आप डजन के जैसा मोल से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका अप्रोक्सीमेटली आंसर आता है 96,500। वो भी आप लिखोगे कूलम में, लेकिन अब पर क्या लिखोगे, पर डजन लिखोगे क्या, नहीं, पर मोल लिखेंगे, राइट। अब आई ये बात समझ में, क्यों फैराडेज में पर मोल था। जैसे रुपीज, रुपीज पर डजन आप बनाना में लिखते हैं, वैसे यहाँ पे कूलम पर मोल है। ठीक है, चलो चलो, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं स्टूडेंट्स, आई डोंट माइंड, बट आपको नोट्स बनाने की भी हैबिट होनी चाहिए, आपके पास खुद कुछ चीजें लिखी हुई भी होनी चाहिए। ठीक है, जब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे ना जो कि आपको लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको बोलूंगा कि स्क्रीनशॉट काफी है, बट ये आप लिख लीजिए। आज हमने पढ़ा है, तो आई विल वेट फॉर 1 मिनट और 2 मिनट्स, प्लीज राइट दिस डाउन। शर्विल गडकर, तेरे सवाल का जवाब है यस, पर मोल मीन्स 1/मोल, एब्सोल्युटली करेक्ट, पर मोल मीन्स 1/मोल। यस, अर्पित गोसावी एंड प्रसाद सातपुते आर आस्किंग सर एक्सप्लेन अगेन, एक्सप्लेन। देखो ये पेज में वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये पेज वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी लोग लिखने लगो। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज की वैल्यू हमें पता थी, ऊपर है, तो 3 इलेक्ट्रॉन का 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 5 इलेक्ट्रॉन का 5 से मल्टीप्लाई होगा, 12 इलेक्ट्रॉन का 12 से मल्टीप्लाई होगा, तो डजन में 12 इलेक्ट्रॉन का 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ये 1 मोल नंबर ही एवोगैड्रो नंबर होता है, 1 मोल नंबर ही है। जैसे डजन मतलब 12 होता है, वैसे 1 मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर होता है। जिनको याद नहीं था उनके लिए ये जरूरी है, मैं आपको ग्रीन कलर में दिखा रहा हूँ। 1 मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर जो है, उतना बड़ा नंबर होता है वो। जैसे 1 डजन, जैसे 1 डजन मतलब 12 होता है, वैसे ही 1 मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर होता है। ठीक, येस गौरव, गौरव कोणता पार्ट नाही समजला, या पेजवरचा की नेक्स्ट पेजवरचा? आय विल एक्सप्लेन वॉट एव्हर यू डिड नॉट अंडरस्टँड. या पेजवर 3 क्वेश्चन्स आहेत, त्यातला पहिला, दुसरा, तिसरा क्वेश्चन पासून नाही समजलं, नेक्स्ट पेज. ठीक आहे, नेक्स्ट पेजचं एक्सप्लेन करतोय मी. हे पेज सगळ्यांचं नोट डाऊन होऊन घेऊ द्यात. थोडं एक अजून काही सेकंड मी थांबतोय, कोणाचं राहिलं असेल लिहायचं तर जस्ट कंप्लीट इट, देन आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट पेजचा पार्ट, एंड देन ईशा के सवाल का भी जवाब दूंगा मैं. ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर सेइंग डन. आते हैं अगले पेज पे. ठीक है, अगले पेज पे आते हैं. यस, जब आपको किसी ने बताया कि बनाना की कॉस्ट क्या है, किसी ने पूछा आपको, तो आपने जवाब दे दिया 4 रुपए का बनाना है, पर बनाना, पर बनाना, पर बनाना को आप, है ना, पर बनाना मतलब, पर बनाना मतलब 1 बनाना. ओके, पर 1 बनाना, पर 1 बनाना. ओके,
एक बनाना, ठीक है, एक बनाना 4 रुपए का है। तो किसी ने आपको पूछा मार्केट में जाके कि भाई एक डजन खरीद के लाओ, तो आप उनको क्या क्या पूछोगे? आप बोलोगे कि एक डजन के कितने रुपए लगेंगे? तो सामने वाले ने बोला कि भाई 48 रुपीज दो। 48 रुपीज दो। तो आप इस कॉस्ट को क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ बनाना को 4 रुपए एक की थी, लेकिन 48 रुपीज एक डजन की है। तो सामने वाला बोलेगा कि है ना, मराठीमध्ये म्हणाल ना 48 रुपयाला डझन भेटतील, है ना, 48 रुपयाला डझन दिली. ठीक आहे, केळी कशी दिली? 48 रुपये डझन दिली. म्हणजे 48 रुपये भाव कितीचा आहे? पर डझनचा आहे. ठीक आहे. जर तुम्हाला 2 डझन घ्यायचे असतील तर तुम्ही यालाच लिहू शकता ₹96. ₹96 पर पर 2 डझन, पर 2 डझन, है ना। ये पर जो है मतलब डिनोमिनेटर में आएगा, तो 96/2 वापस 48 हो जाएगा, तो 48 रुपीज पर डजन, मतलब ही 96 रुपीज पर 2 डजन। तो 2 डजन अगर आपको खरीदने हैं तो 96 रुपीज देने पड़ेंगे। समझ में आया ना। तो ये पर डजन इसलिए लिखा जाता है क्योंकि वो भाव है, जब रेट होता है ना पर में होता है, पर डजन, पर केजी, पर लीटर, है ना। दूध का भाव होगा इतने इतने रुपए पर लीटर, है ना। दाल का, राइस का, व्हीट का भाव होगा, गेहूं का, पर केजी इतने इतने रुपए पर केजी। बनाना का भाव होगा इतने इतने रुपए पर डजन। ठीक है, पर डजन, पर का मतलब उतने के लिए उतना है। अच्छा, कल्पेश खांडेकर हाउ किस चीज के लिए पूछ रहे हैं? अच्छा, रेस टू -1 इसलिए बेटा क्योंकि पर आया। जब भी पर आएगा ना, पर म्हणजे डिनॉमिनेटर मध्ये येणार आहे, पर म्हणजे डिनोमिनेटर मध्ये येणार आहे। ठीक है, तुझे और एक तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूं, अगर किसी को ये ₹48 पर डजन समझने में, पर समझने में किसी को तकलीफ हो रही है थोड़ी सी, तो सर मतलब जो पर डजन है वो ऊपर जाके, हाँ समथिंग लाइक दैट। देखो, ₹48 पर डजन, पर डजन मतलब डिवाइडेड बाय डजन जैसा है ये, डजन बनाना, डजन बनानास। अच्छा, तो ₹48 पर डजन मतलब डजन बनाना जो है ना, ये इसी चीज को मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिनको री एक्सप्लेनेशन चाहिए। अब डजन मतलब होता है 12, तो नीचे कर दो 12 बनानास, नीचे कर दो 12 बनानास। तो 48/12 क्या आ जाएगा? 48/12 वापस 4 ना आ जाएगा क्या? ₹4 डिवाइडेड बाय बनाना, है ना। 12 चला गया तो एक ही बनाना बचा, तो ₹4 पर बनाना। तो बेटा पर मतलब चीज डिनोमिनेटर में है, भले लिखेंगे हम ऐसे साइड में, लेकिन पर बनाना मतलब है कि हर बनाना के 4 रुपए है, हर बनाना के 4 रुपए, तो हर बनाना के 4 मतलब पर बनाना, तो ऑलवेज यू हैव टू राइट इट इन डिनोमिनेटर। यस, एंड रेस टू -1 आगे इसलिए लिख रहे बिकॉज लॉज ऑफ इंडाइसेस है। बिल्कुल, नुपुर ने भी एक्सप्लेन करने में हेल्प कर दी। लॉज ऑफ इंडाइसेस के हिसाब से जो भी चीज डिनोमिनेटर में होती है वो रेज्ड टू -1 लिखते हैं। ओके, आई होप आप सभी को क्लियर है। फुल क्लास मस्ट बी क्लियर विद दिस। ठीक है, तो अब पर डजन सबको समझ गया, डजन रेस टू -1 क्यों आया। वैसे ही नीचे पर मोल, तो मोल रेस टू -1 आ रहा है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। सुपर, सुपर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगले पूरे 2 साल केमिस्ट्री में और फिजिक्स में आपको जहां जहां ऐसा पर मोल आएगा, तो आज का लेक्चर आपको याद करना है, यही उसकी अंडरस्टैंडिंग है। ओके, फैंटास्टिक। ठीक है, चलो एक और वैल्यू मैं आपको बता के आज का रोकता हूं। रोकता नहीं हूं, मतलब यूनिट्स पे बढ़ते हैं फिर आगे। वो जो टेबल था स्टूडेंट्स, उसमें एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट था आर, एक आर था राइडबर्ग कांस्टेंट, एक आर था यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, उसकी वैल्यू को अगर आप एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं ना, सब कुछ एवोगैड्रो से कनेक्ट मैं आपको बता दे रहा हूं, तो जो आपको आंसर मिलता है उसको स्मॉल के बोला जाता है। वो भी कांस्टेंट उस टेबल में उसकी वैल्यू थी आपके पास। ठीक है, तो कुछ और कांस्टेंट आप याद कर पाओगे। दिस इज एवोगैड्रो नंबर, ये सब लोगों ने याद किया है। एवोगैड्रोज नंबर, एवोगैड्रो नंबर है।
और के का नाम आपको उस टेबल में कहीं तो दिख रहा होगा, स्मॉल के, बोल्ट्जमन, ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है, बोल्ट्जमन कांस्टेंट। ओके, बोल्ट्जमन्स कांस्टेंट, ये भी एक चीज है जो दोनों सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों, तो नीट स्टूडेंट्स, जेई स्टूडेंट्स, सबको बहुत काम में आएगा ये बोल्ट्जमन कांस्टेंट, आर अपॉन एन ए। अच्छा, आर की वैल्यू क्या हुआ करती है? आर की वैल्यू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आपको उसमें दिखेगा 8.314। उसका यूनिट कैसे आता है मैं एक अगले चैप्टर में बताऊंगा, जूल पर मोल पर केल्विन, है ना, कैपिटल के इज केल्विन के लिए होता है स्टूडेंट्स। ओके, कैपिटल के जब यूनिट आता है कैपिटल के, इट इज फॉर केल्विन, है ना। किसी के घर में फ्रिज केल्विनेटर का फ्रिज होगा, अलग अलग एलजी कंपनी का फ्रिज होता है, अलग अलग कंपनीज के फ्रिज होते हैं, तो है ना, केल्विनेटर एक फ्रिज का नाम किसी ने पढ़ा सुना होगा, तो वो केल्विन, केल्विन इज अ साइंटिस्ट नेम, तो कैपिटल के। अच्छा, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर होता है 6.023 इंटू 10 to the power 23, इंटू 10 to the power 23, ये होता है पर मोल, ये होता है पर मोल। इतना जैसे ना 12 पर डजन, वैसे एवोगैड्रो का होता है पर मोल। अच्छा, आप स्टूडेंट समझ रहे हो, आप ऊपर का पर मोल और नीचे का पर मोल कैंसिल हो जाएगा, ऊपर का पर मोल और नीचे का पर मोल कैंसिल हो जाएगा, यस ना, सेम सेम चीज जो भी है कैंसिल हो जाएगी, यस। ठीक है, तो आंसर अप्रोक्सीमेशन में क्या आएगा, ये आप 8/6 करेंगे तो आप कैलकुलेटर पे कर लेना, अप्रोक्सीमेटली 1.38 आएगा। अच्छा, 10 की पावर क्या आएगी, कोई बताएगा 10 की पावर क्या? यस यस, नंदन मालुसरे हैज टाइप्ड इट वेरी वेल। नंदन ने एक गलती करी, यूनिट कैपिटल्स में लिखने पड़ेंगे बस, नंबर बहुत अच्छे से लिखा उन्होंने, 10 to the power, यस, -23, है ना, जूल पर केल्विन, ये भी कांस्टेंट आपको उस टेबल में दिखेगा। ठीक है, ये भी कांस्टेंट आपको एक टेबल में दिखेगा। ठीक है, ठीक है। हाउ किस चीज के लिए पूछ रहा है प्रथमेश? हाउ किस चीज के लिए पूछ रहा है तू? आर इज यूनिवर्स, यस यस ज्ञानेश्वरी, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, मैंने लिखा है देखो ऊपर, यस, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। हाउ -23, प्रथमेश हाउ -23? बेटा डिनोमिनेटर में देख, डिनोमिनेटर में 10 की पावर 23 है ना, तो ऊपर जाएगी तो निगेटिव पावर होती है, लॉज ऑफ इंडाइसेस, वापस लॉज ऑफ इंडाइसेस, a⁻m होता है 1/a⁻m। प्रथमेश मद ने लॉज ऑफ इंडाइसेस कल इसीलिए मैंने कल पहले पढ़ा दिया, पहले लॉज ऑफ इंडाइसेस पढ़ेंगे तब यूनिट, यस ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ। ठीक है, इसका यूज करके वो -23 हो गया। ऑल राइट, सीम्स टू बी क्लियर टू ऑल। साक्षी भापकर, कैपिटल एन क्या है? कैपिटल एन है साक्षी एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो मतलब मोल वाला नंबर होता है। ठीक है, सार्थ शाह इज आस्किंग सर व्हाट इज एवोगैड्रो नंबर। देख, उसकी वैल्यू तो तुझे दिख रही है जो डिनोमिनेटर में लिखी है, 6 पॉइंट, है ना। एवोगैड्रो नंबर होता है एक मोल में कितने सब्सटेंस होंगे, जैसे डजन 12 होता है वैसे ये नंबर एवोगैड्रो होता है। ये नंबर कैसे आया, आएगा अभी, केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में आएगा, फिजिक्स में कुछ चैप्टर बाद आएगा। ठीक है ना, स्कूल में किया हुआ था वो, अगर आपको डिटेल याद नहीं तो वापस आने वाला है सिलेबस में, डोंट वरी। यस यस, एन इज 1 मोल, ये करेक्ट है कल्पेश, एन इज 1 मोल। लेकिन कोई पूछेगा सर ये 1 मोल का नंबर ये कैसे आया, है ना, डजन 12 है हमको, ठीक है, 1 मोल का नंबर ये 6.023 10.23 कैसे आया? तो अगर ये आपको समझना है तो थोड़ा सा आपको इंतजार कर लीजिए, 11th में ही आप पढ़ लेंगे इसके डिटेल्स। यस, प्रसाद सातपुते, माय कमेंट, प्रसाद ने बोला सर हाउ कैन वी अंडरस्टैंड आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और राइटबर्ग कांस्टेंट? चैप्टर पे डिपेंड करेगा प्रसाद, चैप्टर पे डिपेंड करेगा। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आएगा गैसियस स्टेट वाले मैटर वाले चैप्टर में, और राइटबर्ग कांस्टेंट आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में। दोनों के फॉर्मूले बहुत अलग अलग है, ठीक है, दोनों के फॉर्मूले बहुत अलग अलग है। राइटबर्ग कांस्टेंट का फॉर्मूला बहुत अलग है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का फॉर्मूला बहुत अलग है। अनदर थिंग, यस यस, नीलकंठ प्रणव प्रणव कदम ने टाइप किया हुआ है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट वाला फॉर्मूला, पीवी इक्वल टू एनआरटी। राइटबर्ग कांस्टेंट के लिए कुछ बुक्स, जैसे अपने महाराष्ट्र बोर्ड बुक में
किस क्या नोटेशन है, मैं एक और नोटेशन बता देता हूँ, वो है तो आप पक्का समझ लेना कि वो राइटबर्ग कांस्टेंट है। राइटबर्ग कांस्टेंट का नोटेशन आर देने के बदले आर के नीचे एच ऐसे भी टाइप करते हैं, है ना। आर फॉर एच, एच फॉर हाइड्रोजन। ये राइटबर्ग कांस्टेंट जो होता है, फर्स्टली हाइड्रोजन, स्मॉलेस्ट जो एटॉमिक नंबर का, 1 एटॉमिक नंबर का जो एलिमेंट हाइड्रोजन है, उसके लिए होता है। तो कई बुक्स राइटबर्ग कांस्टेंट के लिए आर एच ऐसा नोटेशन यूज करते हैं राइटबर्ग कांस्टेंट का। Whereas यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का कोई और यूनिट सिंबल नहीं है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को हमेशा आर करके ही डिनोट करेंगे। ओके, हमेशा उसको आर करके ही डिनोट करेंगे। शरद पण, जय शरद जगताप पण तोच प्रश्न विचारतोय. तर हे चॅप्टरवर येऊन जाईल स्टुडंट्स. बऱ्याच गोष्टीचे ना सेम सिम्बॉल हे आपण वेगवेगळ्या चॅप्टरमध्ये वेगवेगळ्या गोष्टींसाठी वापरू. हे फक्त आर साठी नाही, बऱ्याच गोष्टींसाठी येणार आहे. जिथे इथे स्मॉल के इज अ बोल्ट्झमन कॉन्स्टंट, तर हीट अँड थर्मोडायनॅमिक्सच्या चॅप्टरमध्ये स्मॉल के इज बोल्ट्झमन कॉन्स्टंट, पण बाकी वेगळ्या चॅप्टरमध्ये स्मॉल केला वेगळा सिम्बॉल देतो आपण, वेगळ्याच गोष्टीसाठी तो सिम्बॉल वापरतो. तर जसं जसं आपलं वेगवेगळ्या चॅप्टर येत जाईल, तर वेगवेगळ्या चॅप्टरमध्ये वेगवेगळ्या गोष्टी वेगवेगळ्यासाठी विचारतात. जेव्हा प्रश्न विचारला जाईल, तुम्हाला कळेल की हा इलेक्ट्रोस्टॅटिकचा प्रश्न आहे, की हा हीटचा प्रश्न आहे, की हा लाईटचा प्रश्न आहे. त्याच्यावरून तुम्हाला समजून जाईल की हा के कोणता आहे, हा आर कोणता आहे. ठीक आहे. तो क्वेश्चनच्या रेफरन्स वरून तुम्हाला कळून जाईल. फॉर्म्युला हा कोणत्या चॅप्टरचा आहे, सगळे चॅप्टर जसे जसे होतील ते तुम्हाला कळून जाईल. येस. रणजित शिंदे नाही, रणजित शिंदे पीव्ही इक्वल टू एनआरटी मधला जो आर आहे बेटा, तो युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट आहे, तो राइटबर्ग कॉन्स्टंट नाहीये. येस, पीव्ही इक्वल टू एनआरटी फॉर्म्युला काही जणांना माहिती आहे, तो पण 11वीचा फॉर्म्युला आहे, काही फाउंडेशनच्या स्टुडंट्सना माहिती असेल असं, तर त्यांनासाठी सांगताय आर इज गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. यस, इक्वेशन इज कॉल्ड एज आइडियल गैस लॉ. चलो, इतना डिस्कशन काफी है आज के लिए उस टेबल पे जो मैंने आपको होमवर्क टेबल दिया था वो. अब कुछ नया पढ़ते हैं स्टूडेंट्स आज. अब कुछ नया पढ़ते हैं आज. हेडिंग आप लिखोगे. अच्छा, कल्पेश की कमेंट भी पढ़ना है क्या? ठीक है, कल्पेश कमेंट, एक मिनट. कल्पेश की कमेंट कहाँ पे है रे? थोड़ा ऊपर. और ओ माय कमेंट, एक मिनट. n इज इक्वल टू 1 मोल करेक्ट है क्या? यस बेटा, बिल्कुल करेक्ट. n इज इक्वल टू 1 मोल लिखेगा तो बिल्कुल करेक्ट है. उसके बाद एक्सप्लेन द फॉर्मूला r इज इक्वल टू पीवी अपॉन एन टी, वो 2 चैप्टर बाद आएगा केमिस्ट्री में, और फिजिक्स में 10 चैप्टर बाद आएगा, तब एक्सप्लेन कर लेंगे. अभी क्या हो जाएगा ना बच्चों, ये चीजें मैं बताने लगूंगा तो फिर से वही, जिन्होंने फाउंडेशन नहीं किया है उनको लगेगा अरे 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 ये एकदम नया है ना. तो मैं अभी ये बात नहीं बताऊंगा, वो चैप्टर आएगा तब डिटेल में हम स्टडी कर लेंगे. यस, वो फॉर्मूला आएगा तब, वो चैप्टर आएगा तब हम डिटेल में स्टडी कर लेंगे बच्चों. ठीक है. P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम होता, N फॉर नंबर ऑफ मोल्स होता, T फॉर टेम्परेचर होता है ना, लेकिन ये डिटेल्स हम बाद में बता देंगे. यस, वरुण गोड से थैंक यू. हर्षल के सवाल का जवाब वो दे दिया. 1 मोल का क्या आंसर होता है, हाउ मच क्वांटिटी. हर्षल तांबे, तेरा जवाब 2 कमेंट बाद वरुण गोडसे ने दे दिया है, एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है. साक्षी भापकर, हाउ मेनी चैप्टर्स आर इन फिजिक्स. अलग अलग बुक के हिसाब से अलग अलग चैप्टर होते हैं, क्योंकि एक चैप्टर कहीं बड़ा होता है, कहीं पे उसी को 2-3 चैप्टर में ब्रेक किया जाता है. तो करीब करीब 50 चैप्टर आप ध्यान समझ लो, करीब करीब 50 चैप्टर्स, 47 चैप्टर्स एग्जैक्टली एचसी वर्मा बुक के हिसाब से. लेकिन आपको मैं बता दूं कि एनसीईआरटी बुक के हिसाब से करेंगे तो करीब करीब 30-35 चैप्टर में हो जाता है ना. तो एचसी वर्मा में कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स है, एनसीईआरटी और महाराष्ट्र बोर्ड में चैप्टर कंबाइन करके लिए जाते हैं. तो उस हिसाब से चैप्टर की संख्या 35-40, तो ऑन एन एवरेज आप 40 भी याद रखो तो चलेगा. एचएससी में कितने चैप्टर्स है? एचएससी में 12th स्टैंडर्ड में बेटा कितने चैप्टर्स, मैं बताता हूँ तुझे एग्जैक्टली. अभी आया स्टिचिंग, 16 ही चैप्टर्स है एचएससी में. 12th में 16 ही है, 11th में भी करीब उतने ही होंगे. एचएससी में 12th स्टैंडर्ड के ही आपको इंपॉर्टेंट है एचएससी, तो फिजिक्स में सिर्फ 16 चैप्टर्स है. 11 में भी 16 के आसपास होंगे, तो 30-35 चैप्टर्स हो जाते हैं. ठीक है. तो अप्रोक्सीमेटली नो एटलीस्ट 30 आप याद रख लो, एटलीस्ट 30 चैप्टर्स आपको करने हैं. कभी कभी वो छोटे चैप्टर उसमें छोटे छोटे ब्रेक कर देंगे, तो फिर वो 30 की संख्या 35-40 मैक्सिमम 47 तक चली जाती है. ऑल राइट.
पूरा 11th 12th मिला के। अब आते हैं समथिंग इम्पोर्टेंट पे, नया जो आज हमें पढ़ना है, जो आज का हेडिंग है उस पे नहीं आएंगे आज तो फिर क्या फायदा। हरे कृष्णा। एक सॉफ्ट कॉपी ऑफ एच सी वर्मा बुक आपको मैं वन बाय वन दे रहा हूँ बच्चों। सॉफ्ट कॉपी एच सी वर्मा की पार्ट 1 की मैं आजकल मैं अपलोड कर दूंगा। बैकपैक आपका चेक करते रहिए, अपलोड हो जाएगी। ठीक है, सबको हेडिंग दिख रहा है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ऑल ऑफ यू कैन सी द हेडिंग यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। यस, गुड, ठीक है। एक सेकेंड के लिए वो वापस बंद होगा और वापस शुरू होगा। यस, 11th स्टैंडर्ड का एकदम शुरुआत का चैप्टर है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आप पहले समझ लीजिए, जब लिखना है मैं आपको बोलूंगा। यस, इसको आप फर्स्ट चैप्टर मान सकते हो। एनसीईआरटी के सबसे फर्स्ट चैप्टर में तो इंट्रोडक्शन है, फिजिकल फिनोमेना वगैरह बताया है, लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं बनता है। असली नीट जेई का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर ये बनेगा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ये फर्स्ट चैप्टर का पहला सेक्शन का नाम है। असली पहले चैप्टर का पूरा नाम बनेगा यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ठीक है, वो डायमेंशन हम कुछ दिन बाद पढ़ेंगे, पहले चैप्टर का ही हिस्सा। यूनिट्स मेजरमेंट ये उसका पहला पार्ट है, ये पहले चैप्टर का पहला पार्ट है नीट एग्जाम एंड जेईई मेंस एडवांस्ड के लिए। Why does rainbow have specific pattern? देखो सिर खुजा रहा है बाजू में कोई तो भी, thinking about it. Yes, yes, कुछ लोगों ने सही जवाब दिया है, different wavelength, different colors have different wavelength. ये why do stars twinkle? Twinkle twinkle little star. नर्सरी से गा रहे हो, लेकिन अभी साइंस पढ़ने के बाद पता चलता है कि क्यों, क्यों वाई, साइंस ये वाई हाउ इस चीजों का जवाब साइंस देता है। वाई डू स्टार्स ट्विंकल? ओके, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन is close to the correct answer. I won't say it is the perfect answer, but is very close to the correct answer. द परफेक्ट डिटेल्स आप लाइट चैप्टर में फिर से हम पढ़ेंगे 11th 12th स्टैंडर्ड में। यस, आई एम हैप्पी, जितना आपको नॉलेज था 10 तक उसके भरोसे पे आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है। ट्रू। मिट्रॉइड, मिट्रॉइड किसी को पता है? मराठी मध्ये नाव माहिती है? मराठी हिंदी में किसी को नाम पता है? मिट्रॉइड क्या होता है, कैसे होता है, डिटेल नहीं पूछ रहा हूँ मैं, बस नाम बता दोगे कोई? यस, उल्कापात होता, वेरी गुड, उल्कापात। यस, यस, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, वेरी गुड। Yes, Razia is saying Lonar Lake. Lonar Lake, absolutely. My birthplace in the same district as Lonar district, that is Buldana district. It comes in the eastern part of Maharashtra. So, yep, that's true. Lonar Lake, ये meteoroid से connection है उसका. Why do day and night occur in a cyclic order? Yes, Earth's rotation. कल्पेश खांडेकर, तुला तुझं साईड रिफ्रेश करायला लागेल, बाकी सगळ्यांना स्क्रीन दिसत आहे. तू एकदा रिफ्रेश कर, वाटलं तर लॉग आउट होऊन लॉग इन परत कर. येस,
Earth's rotation. Yes, Earth's rotation is the perfect answer. रोटेशन मतलब एक्चुअली खुद के अराउंड, रोटेशन अराउंड खुद, सन के अराउंड की खुद के अराउंड, खुद के अराउंड की वजह से, ठीक है। यस, रिवॉल्यूशन इज अ बेटर वर्ड। रोटेशन ये दूसरे के भी अराउंड हो सकता है, तो खुद के एक्सिस के अराउंड, सेल्फ ओन एक्सिस के अराउंड जो रोटेशन होता है उसको कई बार रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ करके भी कहा जाता है। बहुत अच्छे, आई एम हैप्पी विथ योर दिस आंसर। ऑल दीज क्वेश्चंस लीड टुवर्ड्स क्यूरियोसिटी। एक जिज्ञासा होती है, एक कुतूहल असतं मनामध्ये की आजूबाजूमध्ये निसर्गामध्ये ज्या बऱ्याच गोष्टी घडतात आहेत त्याच्याबद्दल आपल्याला जाणून घ्यायचंय. तर म्हणून पहिल्या दिवशी आपण बोललो की सायन्सचा अर्थ काय. क्युरिओसिटी लीड्स टू सायन्स. क्युरिओसिटी लीड्स टू सायन्स. सायन्स हे ऑब्झर्वेशननी असतं आणि एक्सपेरिमेंटेशन असतं सायन्समध्ये. सायन्सचा अर्थ मी त्या दिवशी तुम्हाला सांगितला होता, सायन्स मीन्स टू नो. वी हॅड स्टार्टेड अ डे विथ अ सिंपल क्वेश्चन कि साइंस वर्ड का अर्थ क्या है. अपन अपने इंडियन लैंग्वेज में उनको विज्ञान कहते हैं. ज्ञान, ज्ञ जो वर्ड है वो जानने के बारे में है. ज्ञान, ज्ञ, ज्ञो, नो, ज्ञ, ज्ञ, नो, ज्ञ, समझ रहे हो. तो ये संस्कृत शब्द अक्षर जो है ज्ञ, यही से सिमिलैरिटी ग्नो, ग्नोसिस, तो ग्रीक लैटिन वर्ड्स भी कुछ वहां से आए एंड देन साइंस वर्ड हैज कम ऑल्सो. सो नॉलेज, साइंस मतलब नॉलेज, जानना, अलग अलग सवाल उठना, सवालों के जवाब ढूंढना और जानना, दैट इज साइंस. तो मेन दो चीजों से आप नॉलेज मिलाते हो, कोई ऑब्जर्वेशन करके एंड एक्सपेरिमेंटेशन करके. यस, नेसेसिटी इज अ मदर ऑफ इन्वेंशन. ठीक है, नेसेसिटी इज अ मदर ऑफ इन्वेंशन. कई कई बार जरूरत पड़ने पे आप इन्वेंशन करते हो, कई कई बार प्योर क्यूरियोसिटी से भी करते हैं. कोई जानने की जरूरत नहीं है ना कि क्यों रेनबो हो रहा है, उससे कुछ एप्लीकेशन उसका रियल लाइफ में अड़ेगा नहीं. हाँ, पानी क्यों यार, बारिश कैसे हो रही है, बारिश नहीं आएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो बारिश नहीं आएगी तो पानी यहाँ से एक गाव से दूसरे गाव कैसे ट्रान्सफर करना. तर याच्यामध्ये येईल गरज ही शोधाची जननी आहे. गरज, नीड इज अ नेसेसिटी इज अ मदर ऑफ इन्व्हेन्शन, तिथे. पण काही काही गोष्टीमध्ये सायन्समध्ये रेनबो झालं, मिट्रॉइड झालं, मे बी या गोष्टींचं एक्झॅक्टली काही आपल्याला गरज नाही, बट क्युरिओसिटी असते, एक कुतूहल असते, एक जाणण्याची इच्छा असते. दॅट इज अ ह्युमन बिंग. ह्युमन बिंग वॉन्ट्स टू नो. Human being wants to know the answers to questions. Human being, just like every human being wants to be happy. We want happiness. Like that, many human beings also have this curiosity. They want answers. Why this happens like this? Why that happens like that? That is what science is about. और आगे साइंस का एप्लीकेशन कर देंगे तो अपनी नीड्स फुलफिल होती है, टेक्नोलॉजी डेवलप होती है ना, हेल्थ बेनिफिट्स, वेलनेस एटसेट्रा, बहुत सारे उसका सोशल ऑर्डर में, सोसाइटी में हेल्प होती है. सो मेनी एप्लीकेशंस कैन कम इन, बट स्टार्टिंग पॉइंट इज क्यूरियोसिटी. व्हाट इज इन द इमेज. बहुत अच्छे, देखो आनंद बंडगार ने सवाल उठा लिया, सर ये इमेज में क्या है, इमेज में क्या है ना. व्हाट इज टेसरेक्ट, पता है किसी को व्हाट इज टेसरेक्ट? ठीक है, चलो ये होम स्पेलिंग करेक्ट टाइप किया है इसने, कुछ लोगों को पता है. टीई स्पेलिंग करेक्ट है, टेस्ला नहीं. यस 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 यस, मार्वल मूवीज की वजह से कुछ लोगों को पता है. स्पेलिंग टेसरेक्ट का आई एम डाउटिंग, डेसेरेक्ट या टेसरेक्ट. चलो कल मैं इस बारे में बताऊंगा. आंसर इज करेक्ट, इट इज डिनोटिंग द सेम थिंग. कल इसलिए बताऊंगा, कुछ लोग खुद होके सर्च करके आ सकते घर पे, राइट. आजकल आप इंटरनेट से यूज कर रहे हो तो डेसेरेक्ट टेसरेक्ट आप सर्च करके भी आ सकते हो. कुछ उसके बारे में नहीं समझ आया मुझे पूछ लेना, मैं कल बता दूंगा. बट आप खुद पढ़ के नहीं आओगे तो मैं डायरेक्ट बताऊंगा तो कुछ ही लोगों को समझेगा ना. ऑब्जर्वेशन हमेशा सही होता है क्या स्टूडेंट्स? देखो, रेल की पटरी से क्या पता चल रहा है?
रेल की पटरी से क्या पता चल रहा है? हमें लग रहा है कि नजदीक में बड़ा डिस्टेंस है और दूर दूर जैसे जा रहा है तो डिस्टेंस रेल पटरी का कम हो रहा है। ठीक है ना? लेकिन ऐसा डिस्टेंस सच में कम हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इट इज इल्यूजन। अपना आंखों का ऑब्जर्वेशन में इल्यूजन हो रहा है। तो ऑब्जर्वेशन हमेशा सही नहीं होता, क्योंकि ट्रैक तो असली में पैरेलल है, भले लग नहीं रहे पैरेलल, बट हमें पता है ट्रैक्स पैरेलल बनाए जाते हैं। राइट? तो ऑब्जर्वेशन हमेशा सही होना जरूरी नहीं है। तो ऑब्जर्वेशन पे हमेशा ट्रस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए एक्सपेरिमेंट जरूरी है। क्यों साइंस में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं? इसीलिए। और एक्सपेरिमेंट करना है तो सही करना है तो प्रिसाइज कैलकुलेशन लगेंगे। ये चैप्टर का बिल्डअप हो रहा है, रीजनिंग। ओके, ठीक है, ये चैप्टर का रीजनिंग बिल्डअप हो रहा है। तो एक्यूरेट, हम एक्सपेरिमेंट भी करेंगे तो हमें एक्यूरेट कैलकुलेशन करेंगे। एक्यूरेट कैलकुलेशन करने के लिए, एक्यूरेट रिजल्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर मेजरमेंट करना पड़ेगा। देख रहे हो चैप्टर का नाम, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो हम आ रहे हैं कि हमें मेजरमेंट की जरूरत क्यों है साइंस में। मेजरमेंट नहीं करेंगे तो एक्यूरेट कैलकुलेशन से प्रिसीजन, एक्यूरेटली बराबर चीजें पता नहीं चलेगी। बराबर चीजें पता नहीं चलेगी तो धोखा हो जाएगा। हम जानना चाहते हैं कुछ सच और कुछ झूठ ही पता चल गया। राइट? तो to know the things correctly we are going to need precise measurement. दे दूंगा बच्चों, मैं प्रेजेंटेशन भी कुछ कुछ जो मैंने बनाए हुए हैं मैं आपको दे सकता हूँ। यहाँ पे मेरे राइट से कहीं पे कॉपीराइट होगा जो कि यूज करने लायक है तो मैं ना दे पाऊँ, लेकिन कई जगह पे मैं दे दूंगा आपको प्रेजेंटेशन। आप अभी समझने पे ध्यान कीजिए। जस्ट फोकस, एंजॉय द सब्जेक्ट बिल्डिंग अप। चालू कर दिया क्या? ये वेरियस क्वांटिटीज के नाम हमने सुने हुए हैं स्टूडेंट्स। प्रेशर, टाइम, टेम्परेचर, वेट, हाइट, बहुत, दीज आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज ये होती है जिसको आप मेजर नहीं कर सकते। तो मेजरमेंट हेडिंग है अपना। तो मेजरमेंट करने वाली क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, जो मेजर नहीं करते उसको नॉन फिजिकल कहते हैं। अब थोड़ा एग्जांपल्स देखना स्टूडेंट्स। नॉन फिजिकल का नीचे एग्जांपल देखो, लव, हेट्रेड, लाइक, है ना? तो इन चीजों को फिजिक्स में कभी मेजर नहीं किया जाता था, बट जो आजकल यूट्यूब, फेसबुक, सोशल नेटवर्किंग चल रहा है तो कितने लाइक्स है देखो, हम वो भी मेजर करने लगे। हु लव समवन, हु हेट समवन, कितने डिसलाइक है हम वो भी मेजर करने लगे। तो काइंड ऑफ ये भी सोशली फिजिकल क्वांटिटीज बनने लगी है। तो मैं इसमें के नीचे के पार्ट से अग्री कम करता हूँ। आजकल कई जो क्वांटिटीज पहले हम मेजर नहीं करते थे, 100 साल पहले हम मेजरमेंट नहीं करते थे, लेकिन आज हम उसका भी मेजरमेंट करने लगे हैं। ठीक है, या नॉन फिजिकल फिजिक्स में नहीं पढ़ रहे हैं। नॉन फिजिकल वर्ड हम पढ़ेंगे ताकि हमें पता चले कि कौन सी चीज फिजिक्स के स्कोप के बाहर है ना? लाइक इमोशंस मेजर करना ये फिजिक्स का पार्ट नहीं है। ठीक है, सोशियोलॉजी का, सोशल साइकोलॉजी का पार्ट होगा, वो लोग मेजर करेंगे। तो अभी वो नॉन फिजिकल अपने लिए है। यहां से थोड़ा सा लिखना शुरू करो स्टूडेंट्स। जस्ट राइट डाउन सिंपल डेफिनेशन। शॉर्ट में लिखोगे तो भी चलेगा, 2-3 एग्जाम्पल लिखो, 7-8 एग्जाम्पल लिखे तो भी चलेगा। मैं 1 मिनट रुक रहा हूँ। ये पेज की इंफॉर्मेशन आप शॉर्ट में कॉपी कीजिए। पहले में लिखिए कैन बी मेजर्ड, सेकेंड में लिखिए कैन नॉट बी मेजर्ड। प्लीज राइट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, हैप्पीनेस सेकेंड में आएगा, नॉन फिजिकल में आना चाहिए। हैप्पीनेस भी नॉन फिजिकल में आना चाहिए। यस, इनके हिसाब से, अभी के हिसाब से नॉन फिजिकल में आना चाहिए। बहुत अच्छे। साकिब तांबोली, तुझे भी
एक बार नेट रिफ्रेश करके देखना पड़ेगा, तेरे साइड से नेट का थोड़ा इशू होगा आई बिलीव। एक बार लॉग आउट करके री लॉग इन करके देख सकते हैं। अदरवाइज आपको इम्पार्टस से कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आपको टेक्निकल टीम होती है, प्रशांत जगताड़े सर को आप और नंबर मांग सकते हो टेक्निकल लोगों के। एक किरण सर है, एक सुजय सर होते हैं, तो वो लोग भी आपको किसी को कोई तकलीफ जा रही है तो हेल्प कर सकते हैं। आप वो नंबर्स प्रशांत सर को मांग सकते हो, अकेडमी में आप मांग सकते हो वो नंबर्स बाद में। अभी सिंपल नेट इशू होगा तो आप रिफ्रेश कर दीजिए। इस कल्पेश को भी विजिबल नहीं हो रहा था आज, तो तुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा, ठीक है। जिनको नहीं देख पा रहे हो तो अभी के लिए ठीक है, नहीं लिखोगे आप, बाद में ये वीडियो का रिकॉर्डिंग आ जाएगा तब आप लिख लीजिए, बट आपको लिखना तो पड़ेगा। अभी किसी को ऐसा इशू आ रहा है, इसी के लिए आपको रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल कर दी जाएगी। जनरली उसमें से मैंने पॉजेस हटा दिए थे, पॉजेस हटा देते हैं, जो जहाँ जहाँ पे मैं रुका होता हूँ वो पॉजेस हटा देते हैं हम, और बाकी चीज़ें का वीडियो रिलीज हो जाता है। वीडियो में तो स्क्रीन ही दिखता है, मेनली स्क्रीन ही आपको दिखना चाहिए, आप स्टडी कर रहे हो तो ये स्क्रीन का वीडियो आपको रहेगा, आप कॉपी कर लीजिए, बाद में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन जो नोट्स में चाहता हूँ वो नोट्स में आपके होना चाहिए, जहाँ मैं बोल रहा हूँ कि लिख लीजिए वो आपके नोट्स में होना चाहिए। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ऐसे नहीं स्टूडेंट्स, ऐसे नहीं जवाब लूंगा मैं आपसे, पोल करेंगे। पोल करेंगे, फटाफट वाला पोल करेंगे। इस क्वेश्चन के लिए मैं अभी से दूंगा आपको सिर्फ 15 सेकेंड। पढ़ लिया होगा सबने, सिर्फ 15 सेकेंड ABCD आप लिखोगे। क्योंकि कुछ लोगों ने तो सही जवाब दे रहे होंगे, बट पूरे क्लास का हमें पता चल सकता है, वी हैव दैट फैसिलिटी टू लेट अस यूज इट। वाओ, 97 स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। गलत जवाब किसी का नहीं आया, आया था। 2 लोगों ने सी ऑप्शन टिक कर दिया है, 2 लोगों ने सी ऑप्शन टिक कर दिया है। अभी रीजन कुछ भी हो, सर मैं डी टाइप करना चाह रहा था, मैं डी टाइप करना चाह रही थी, डी क्लिक करना चाह रही थी, लेकिन ना मैंने से सी गलती से क्लिक कर दिया, तो ये माफी, ऐसी गलतियों को माफी नहीं होती एग्जाम में ना। आप जो टिक करोगे उसी हिसाब से आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। यस। साक्षी भापकर, कोई डाउट है? पूछ बेटा, पूछो, जब भी कोई भी डाउट है तो आपको पूछना है। नहीं साक्षी, एयर का क्या मेजर करेंगे? देखो, एथिंग, एयर का क्या मेजर कर सकते हैं? एयर की क्वालिटी मेजर कर सकते हैं, एयर पोल्यूशन को मेजर कर सकते हैं, एयर में कितना पोल्यूटेड कौन सा सब्सटेंस है वो मेजर कर सकते हैं, एयर का मास मेजर कर सकते हैं, एयर का डेंसिटी मेजर कर सकते हैं, एयर का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। एयर के बारे में आप चीजें मेजर कर सकते हो, बट तो एयर टेम्परेचर इज अ क्वांटिटी, है ना, मास इज अ क्वांटिटी, है ना, पोल्यूशन लेवल कैन बी अ क्वांटिटी, physical quantity, but air itself is a chemical substance, it's a substance, it's not a quantity. Okay, yes, fantastic, good. रजिया का क्वेश्चन का जवाब है नो। डू ऑल फिजिकल क्वांटिटीज हैव यूनिट? नो, इस चैप्टर में आएगा, कुछ कुछ क्वांटिटीज को यूनिट नहीं होती, हम फिजिकल क्वांटिटीज आर यूनिटलेस, वी विल कम टू दैट। यस, फिर से इसका पोल होगा अपना बहुत छोटा सा, 15 सेक का पोल। किसी को कोई डाउट आ रहा है तब तक टाइप कर लो। चलो बहुत अच्छा, मेजर इज अगेन करेक्ट, इस बार किसी ने गलत आंसर नहीं टिक किया, बहुत अच्छे।
This is an easier question for us. Okay, fantastic. ये भी पोल के लिए आई एम गिविंग यू only 15 seconds starting from now. स्केलर एंड वेक्टर्स ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा गौरव, फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर में आएगा, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तब आएगा। सी ऑप्शन, 6 लोगों ने सी ऑप्शन टिक किया। नो स्टूडेंट्स, ओनली एक्सपेरिमेंटेशन नहीं है, ठीक है। 6 स्टूडेंट्स जिन्होंने सी ऑप्शन टिक किया है, ओनली एक्सपेरिमेंट नहीं। साइंस में दोनों चीजें, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, ओनली वर्ड की वजह से तीसरा ऑप्शन गए। बोथ आर नेसेसरी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट बोथ आर नेसेसरी। हाँ, ऑब्जर्वेशंस कभी कभी गलत होते हैं, तब हम एक्सपेरिमेंट के उसके साथ हेल्प लेंगे, बट दैट डजंट मीन वी हैव ओनली एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंट भी थेरोटिकल होते हैं, थेरोटिकल एक्सपेरिमेंट्स, थॉट एक्सपेरिमेंट भी होते हैं, और प्रैक्टिकल लैब एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं, ठीक है। वी हैव दैट, प्रैक्टिकल फिजिक्स भी एक चैप्टर है, ठीक है। सो वी विल कम टू दैट। अभी क्यूरियोसिटी लीड्स टू सक्सेस इज द करेक्ट आंसर। अगेन मेजॉरिटी का आंसर करेक्ट है। We are going 2 minutes over. Please allow me to do that. फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन में थोड़ा क्विक भाग रहा हूँ आगे स्टूडेंट्स, और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ आज का फिर होमवर्क क्या है ना। कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है फिजिक्स में, कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, ओके। तो ये आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हो। इसके नोट्स में फिर से बैकपैक पे एक डॉक्यूमेंट में आपको अपलोड कर दूंगा, वहां से आपको ये लिख के लाना है होमवर्क में। एग्जैक्टली क्या लिख के लाना है फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में, क्या टेबल लिखना है, कुछ डेफिनेशन लिख के आनी है क्या, वो होमवर्क में कल जैसे मैंने टाइप करके भेजा था मेन ग्रुप पे और फिजिक्स ग्रुप पे, दोनों फिजिक्स के ग्रुप पे, फिजिक्स के ग्रुप पे सब लोग ज्वाइन हो गए थे, उस ग्रुप पे ये आ जाएगा आपको आज भी होमवर्क, ठीक है। समथिंग लाइक दिस, ये जो अभी स्क्रीन आपको आ रहा है फंडामेंटल क्वांटिटीज वाला, इससे रिलेटेड आपको होमवर्क रहेगा। डिटेल डिस्कशन इसका कल के क्लास में कंटिन्यू होगा। चलो, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, बाय।